आगाज़ करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का। अगले सेगमेंट में सर लगातार डेली बेसिस पे हम लोग डिफेंस पे बात कर रहे हैं, ख़ास तौर से इसलिए भी कि बहुत लोगों की पोजीशन तो है ही है और लोगों को लगता है कि ये अब बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिफेंस नीचे जा रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? ओवरऑल अब इस थीम से अब थोड़ा सा मतलब अट्रैक्शन थोड़ा कम हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे शेयर ठीक से थोड़ा सा नीचे भी आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे क्या वक्त आ गया है खरीदारी करने का? इन जनरल एक व्यू आप दे दें, उसके बाद से मैं एक एक शेयरों पे बात करता हूँ। नहीं सर, अभी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अग्रेसिव बाइंग प्लान करनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात सही है कि 5% के आसपास आपके पोर्टफोलियो का डिफेंस को एलोकेट होना चाहिए। और जैसे जैसे बाजार गिरते हैं तो उस 5% की इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। जिस दिन भी डिफेंस थीम चलना चालू करेगी उस दिन अच्छी बात हो जाएगी। अभी जो है वो आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर की तरफ अगर रुख रखें तो ज्यादा बेटर है। यानी नदी का बहाव जिस तरफ है उस तरफ अगर आप अपनी बोट चलाएंगे तो जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। अगर उल्टी चलाएंगे तो आप लोगों को स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ेगा और चलाने में भी तकलीफ बहुत आएगी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और अब एक कंपनियों को लेकर के थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं बीएल को लेकर के। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि अब 385 के आसपास आ चुका है बीएल। क्या इसमें अभी खरीदारी की कोई गुंजाइश है? आधा परसेंट पौना परसेंट के आसपास की गिरावट, 385 386 के आसपास का भाव। बीएल कैसा लग रहा है करंट लेवल पे? क्या कुछ लोग कह रहे हैं अब 370 जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि और नीचे जाएगा। आपका मानना क्या है? आपके चार्ट्स, आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? सर 370 तो बड़ी आसानी से चला जाएगा। इनफैक्ट कल तक भी 375 तक आ सकता है ये स्टॉक। ओवरऑल अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो इसका प्राइस पॉइंट बनता है 343 रुपए का, जो कि बहुत नीचे है। 343 रुपए के आसपास एक वैल्यू बाय बनता है। और दूसरा दूसरा एंट्री पॉइंट बनता है 307 रुपए का। तो यहाँ पर तो नो डाउट अभी खरीदारी करना अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल अभी तो चार्ट सेटअप एकदम ही ज्यादा खराब है। 390 के ऊपर निकलता है, क्लोज होता है तो शायद हम मोमेंटम ट्रिगर होते हुए देखें इसको 405 रुपए तक का। तो अभी इसका बहाव डाउनसाइड का है तो थोड़ा अवॉइड करिए इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म, चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है बीएल को लेकर के। अब हमारे साथ मुदित गोयल जी भी जुड़ चुके हैं। मुदित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। आपसे एक जनरल व्यू, संक्षिप्त टिप्पणी मार्केट को लेकर के। ये पेन अभी बढ़ेगा? गुड मॉर्निंग विपुल जी, और गुड मॉर्निंग सभी एयू बोनस के व्यूअर्स को। बिल्कुल, देखिए ये पेन बढ़ेगा नहीं। यहाँ पर हमारा बाइस पॉजिटिव नजर आ रहा है क्योंकि मार्केट में जो भी करेक्शन आना था आज के सेशन में हो गया है। 25,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए। और ऑप्शन चेन डेटा भी अगर हम रीड करते हैं तो वहां भी 25,800 750 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है निफ्टी में यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और 10-20 पॉइंट की करेक्शन में नहीं बोल सकता, बट ओवरऑल यहाँ से आप खरीदारी करके चलिए। हमें लगता है फ्राइडे तक की निफ्टी में 26,000 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा मार्केट। तो अभी यहाँ पे मतलब प्लस पोजीशन बनाई जा सकती है इंट्राडे के लिए, है निफ्टी में? बिल्कुल बनाई जा सकती है। ठीक। चलिए, हम बात कर रहे हैं आज डिफेंस को लेकर के और पीएसयूज को लेकर के अभी इस सेगमेंट के अंदर। तो अभी हमने बात की बीएल को लेकर के। अब ज़रा बीडीएल भी देख लीजिए सर, ज़रा अमित सर, और उसके बाद अगली टिप्पणी जो है वो मोदी सर से लेते हैं। बीडीएल कैसा लग रहा है सर? सर बीडीएल अभी तो बहुत उतना कुछ खास नहीं लग रहा है अनलेस ये 1430 रुपए के ऊपर ट्रेड हो। अगर 1430 रुपए के नीचे ट्रेड नहीं होता है और कोई मार्केट में अनएक्सपेक्टेड कोई फॉल ट्रिगर होते हैं या फिर ट्रेड डील से रिलेटेड जो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि कोई न्यूज़ बाहर आएगी, अगर वो भी नहीं आती है तो मुझे ऐसा लगता है 1080 रुपए दूर नहीं है। तो वहां पर एक वैल्यू बाय बनेगी 1080 रुपए के आसपास, 1080 और 880 के आसपास। तो अभी तो अवॉइड करना चाहिए अनलेस इसकी क्लोजिंग 1420 रुपए के ऊपर आ जाए। हाँ, 1420 रुपये के आसपास आ जाए तब कुछ देखा जाए। सर, ज़रा कोचिन शिपयार्ड पे नज़र डालिए मोदी जी, और ये बताइए कि चूँकि आपके पास भी क्लाइंट ऐसे होंगे जिनकी एक्सपोजर जो है वो डिफेंस पे होगा और वो लोग भी अब परेशान हो रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से कुछ हो नहीं रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं आप उनसे और कैसे देख रहे हैं इस गिरावट को आप डिफेंस की? देखिए, डिफेंस सेक्टर में ऑलरेडी जो लाइमलाइट था वो थोड़ा बहुत हल्का हुआ है, बट स्टिल हमें लगता है, हमने पहले भी कई बार बोला है, डिफेंस सेक्टर में निवेशित रहिए। कभी भी एक बढ़िया सर्ज इन काउंटर्स में देखने को मिल सकता है। तो जो भी लेवल्स, चाहे कोचिन शिपयार्ड के हों, चाहे बीडीएल के हों, चाहे बीईएल के हों,
नो डाउट इन स्टॉक्स में हाई लेवल से करेक्शन देखने को मिला है, बट ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर अगर पैसा डालना है तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। हमें लगता है अच्छा बाउंस बैक इन काउंटर्स में देखने को मिल सकता है। रही बात कोचिन शिपयार्ड की, कोचिन शिपयार्ड में लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट अगर चार्ट्स पर बात करें 1490 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो जब तक ये काउंटर होल्ड करता है 1490 के लेवल को, तब तक हार्ड डिप में हमें खरीदारी की सलाह देंगे। और हमें लगता है बाउंस बैक में 1650 और 1700 रुपए तक के अपसाइड मूव बहुत जल्दी ये काउंटर दिखा सकता है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक कंपनी जरा एक डिस्कस करना चाहेंगे, और रेलवे से जुड़ी हुई ये कंपनी है रेलटेल। जरा देखिए, आज इस पर एक खबर भी थी कि ये एलॉन मस्क के साथ ये कोई करार यहाँ पर करते हुए कर रहे हैं ब्रॉडबैंड पार्टनरशिप के लिए। हालांकि शेयर में कोई मोमेंटम नहीं है, पूरे सेक्टर मोमेंटम में नहीं है, लेकिन रेलटेल को लेकर के चूँकि खबर है और पीएसयू कंपनी है और पीएसयू पे हम बात कर रहे हैं। अमित सर, देखिए रेलटेल में कोई गुंजाइश है क्या? एलॉन मस्क की स्टारलिंक के साथ ब्रॉडबैंड के लिए ये पार्टनरशिप कर रही है कंपनी। सर, खबर अगर वैलिड होती या फिर ऐसा कुछ उसमें वजन होता तो अभी तक तो ये भाग चुका होता है, लेकिन अभी तक चार्ट पैटर्न में वैसी कोई स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी 329 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। अगर ये 385 रुपए के ऊपर निकले तब तो ये न्यूज वैलिडेट होती नजर आएगी, लेकिन ये 385 रुपए तक अभी बढ़ सकता है। 385 बढ़ने के लिए भी 15-20% का मूव लगेगा। ओवरऑल इसकी वैल्यू बाय लगती है 292 रुपए के आसपास, 292 295 के आसपास मिले तो जरूर लेना चाहिए। 267 का मंदा कम लगता है जी। चलिए, और हमारे एक दर्शक की टिप्पणी है और मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा संक्षेप में आप लोग अगर समझा सकें। दिनेश जी की टिप्पणी है, दिनेश रघानी साहब की। कह रहे हैं कि आपके चैनल पे बीएल पे जो है टारगेट पहले दिए जा रहे थे 440, 480, 550, और ये मीडियम टर्म के टारगेट थे, शॉर्ट टर्म के टारगेट थे। नाउ यू हैव चेंज पैनलिस्ट विद न्यू व्यूज़, नाउ यू विल स्टार्ट सीइंग यू शुड हैव पुट स्टॉप लॉस दैट वुड हैव ट्रिगर्ड। देखिए सर, ऐसा नहीं होता। देखिए देखिए वो स्टॉप लॉस तो हमेशा ही लगाना चाहिए, पहली बात तो ये। और जो हमारे पैनलिस्ट बदल दिया ऐसा कुछ नहीं है, और जो पैनलिस्ट हैं पहले पुराने पैनलिस्ट हैं उनका भी व्यू बदलता रहता है। आज अमित सर मान लीजिए कि किसी चीज़ पर कोई टारगेट दे रहे हैं, वो अभी की परिस्थिति को देख के दे रहे हैं, लेकिन अगर कल को बाज़ार ही बदल जाता है उनको अपनी राय बदलनी पड़ेगी। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि नहीं हमने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है। बाज़ार के हिसाब से व्यूज़ लोगों के बदलते रहते हैं। डिफेंस में एक रैली रही, बहुत लोगों ने उसमें कमाया भी, अभी नहीं चल रहा है, तो अब नीचे के स्तर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर धैर्य है, लंबी अवधि का नज़रिया है, तो फिर आप बने रहिए। अभी भी वही राय निकल के आ रही। मैं चाहूँगा कि इस पर छोटी सी, बहुत लोग कहता है कि नहीं बदल गया, पहले आपने ये कहा था आप ये बदल कह रहे हैं। इस पर मैं दोनों लोगों की 10-10 सेकंड की टिप्पणी चाहूँगा। अमित जी पहले आप बोल दीजिए। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं अपने शोज में, अपने वीडियोस में ये भी कहता हूं कि हमें एक चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि गिरगिट जिस तरह से अपने रंग बदल लेता है मार्केट आई मीन उसकी परिस्थितियों को देखकर, उसी तरह से हमें भी गिरगिट बन के रहना चाहिए। यहाँ पर एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए। गलत है तो एक्सेप्ट करिए, मूव ऑन करिए, दूसरी जगह फोकस करिए। एक ही चीज के साथ बने रहेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़े और उस इंतजार में दूसरी चीजें चल जाए जहां पर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट हो जाए। तो बेटर ये है कि आप जो भी पोजीशन बनाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से ये होना चाहिए कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। अगर उसका उत्तर आप लोगों को मिल जाता है तो वो स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को बिल्डअप करना चाहिए, वरना अवॉइड करना चाहिए। ठीक, मोदी सर इसी संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। बिल्कुल, देखिए अमित जी ने सब कुछ बोल दिया और बहुत अच्छा अमित जी ने समझाया है। मैं पूरी तरह से उनको अप्रिशिएट करता हूँ, इस बात पे उनके साथ हूँ। बिल्कुल क्रिकेट की तरह रंग बदलना चाहिए मार्केट में, क्योंकि हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी, हमें मार्केट से लड़ाई करनी है और वहां से पैसे निकालने हैं। तो यस, हायर लेवल से बीएल में जैसे काउंटर में करेक्शन देखने को मिली है। केवल एक बीएल ही नहीं, पूरा सेक्टर में करेक्शन आई है, बट स्टिल मैं यहाँ पर यही बोलूंगा कि हमारा 22 अभी भी पॉजिटिव है। बीएल यहाँ पे खरीदारी का मौका होगा। देखिए 440 तो अब लगना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है हाल फिलहाल के लिए, बट यस यहाँ पर एक बार जो हायर लेवल पे फंसे हुए हैं अपनी कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं। 374 के स्टॉप लॉस के साथ कॉस्ट को एवरेज कीजिए। बाउंस बैक में 415 से 435 तक के अपसाइड मूव काउंटर दिखा सकता है।
चलिए ठीक है, अब जरा अपनी थीम पे वापस आते हैं। थोड़ी देर में ब्रोकर बोले भी हम लोगों को आगाज़ करना है, उसकी शुरुआत करनी है। दो चार अगर आपके कोई डिफेंस पे किसी के कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसको हम इसी सेगमेंट विपुल जी, पे। हाँ जी बताइए सर। विपुल जी, अभी जैसा हमने बात किया था, मैं यहाँ पर निफ्टी पर एक कॉल देना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा अमित सर, आपके लिए भी मतलब वो है कि कहीं पर अगर आपको लगता है ना कोई अपॉर्चुनिटी तो एक बार मुझे बता दीजिएगा। जी सर, मजीद जी। देखिए, कल भी एक ऑप्शन निफ्टी का हमने सुझाया था आपके शो में, और वहां भी ऑलमोस्ट करीब 27-28 रुपए का ऑप्शन में मूवमेंट देखने को मिला था। और आज ये कैसे स्टॉक ऑप्शन लेके आए हैं, निफ्टी का 25,750 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, वीकली कॉल ऑप्शन। 25,750 का कॉल ऑप्शन जो अभी 185 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट बनेगा 225 का, दूसरा टारगेट 250 का, स्टॉप लॉस रहेगा 160 का। देखिए, जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जैसा हमने बताया 800 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है, साथ ही साथ पहला टारगेट क्या बोला आपने? 225 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 250 का। ऑप्शन चेन डेटा पे काफी पुट राइटर्स एक्टिव हैं 800 और 750 पर, तो लग नहीं रहा कि मार्केट में कोई मेजर करेक्शन 800 के नीचे देखने को मिलेगा। बाउंस ही आना चाहिए यहाँ से, इसलिए आप 750 का कॉल ऑप्शन इन द मनी खरीद के चलिए। 225-250 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 160 का। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और चलिए, तो आपको खरीदना क्या है? वो खरीदना है बाय निफ्टी की जो है 25,750 की वीकली एक्सपायरी की कॉल आप लेकर के चलिए, जिसका भाव अभी चल रहा है वो 185 रुपये के आसपास। ये ऑप्शन स्ट्रेटजी है। 25,750 की कॉल 185 के आसपास खरीदिए। यहाँ पर जो टारगेट आपको दिए गए हैं वो 225 से 250 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये रिकवरी आ जाती है बाजार के अंदर सेकेंड हाफ के अंदर, जो कि हम भी उम्मीद कर रहे हैं, उसी हिसाब से थम लगाया है, तो फिर ये भाव आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकते हैं। तो ये रणनीति, ये स्ट्रेटजी जो है आप जो है निफ्टी में इस समय बना करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई। मेरा सवाल क्या था उसमें जो मैंने आपसे पूछा था, मुझे भूल गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ज़रा एक बार मझगांव भी देख लीजिए सर, ज़रा मझगांव पे क्या करना चाहिए। अमित सर आप देख लीजिए। यस सर, मज़गांव सर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा करेक्शन कंटिन्यू रहेगा इसका। 2344 तक आज इंट्राडे में और या फिर कल के भाव में देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट अभी वीकली चार्ट पैटर्न को अगर मैं देखता हूं तो वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं मंथली चार्ट देखता हूं तो वहां पर ट्रेंड, अभी जो करंट ट्रेंड था, सपोर्टिव ट्रेंड था, वो डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है विपुल जी हमें 2000 रुपए के आसपास, 2100 रुपए के आसपास ये गिरता हुआ दिखे। तो इसमें फ्रेश बाय एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए जब तक ये 2600 रुपए के ऊपर ना निकल जाए। यानी यहाँ से 200 रुपए की तेजी के बाद कंफर्मेशन आएगी कि अब ये काउंटर या फिर सेक्टर रोटेट होकर बुलिश मोमेंटम को ट्रिगर करना चाहता है। करंट मार्केट प्राइस में एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अभी बाजार में और थोड़े करेक्शन बाकी है। चलिए, ये बात मझगांव को लेकर के आई है। और इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जरा थोड़ा सा रेलवे पे बात कर लेते हैं। ये एक और ऐसा सेक्टर है सर जो कि नहीं चल रहा है और जिसको लेकर के अब चिंताएं बढ़ रही हैं। मोदी सर, अब बजट के आसपास बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि शायद अब रैली आ जाएगी। बहुत लोग इस उम्मीद में भी अभी तक होल्ड करके बैठे हुए हैं। क्या ये उनकी स्ट्रेटजी सही है? और जो लोग नई अपॉर्चुनिटी तलाशने के लिए कि 1-2 महीने पहले ख़रीद लो और बजट के 1-2 दिन पहले निकाल दो, इस स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कोई रेलवे काउंटर आपका फेवरेट है अभी के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल रेलवे के बजट के आसपास ये काउंटर चलते हैं और ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक है। कई बार बहुत अच्छे रिटर्न इन स्टॉक्स में मिले हैं, तो अभी भी ऐसा मानना है कि आईआरसीटीसी जैसा एक काउंटर है जो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। आप स्टॉक को ये मत देखिए कि बजट के आसपास ट्रेड हो रहा है। सिंपल, ये बजट के आसपास ट्रेड हो रहा है, ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि स्टॉक में सपोर्ट लेने के बाद बढ़िया रिकवरी चार्ट्स पर हो रही है। रिसेंटली स्टॉक ने एक लो बनाया था और उसके बाद मार्केट में कितनी भी वॉलेटिलिटी हो, लेकिन स्टॉक अपने उस लो से लगातार ऊपर ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। हमारा ऐसा मानना है यहाँ पर एक बार आईआरसीटीसी में खरीदारी करके चल सकते हैं। 668 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। बाउंस बैक में पहला टारगेट 695 का बनेगा, ये निकालता है, उसके बाद 715 तक के अपसाइड मूव आईआरसीटीसी में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 655 का।
हाँ चलिए ठीक है। अमित सर, आपका व्यू क्या है रेलवे को लेकर के? कहीं कोई आपने कहीं पर कुछ रिकमेंडेशन दी हैं या फिर अभी इस सेक्टर को अवॉइड ही करने के, क्योंकि पूरी तरह अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है? विपुल जी, एक बात कटु सत्य है मार्केट की कि जहां से हम सोचना स्टार्ट करते हैं, वहां जहां पर हम सोचना खत्म करते हैं, वहां से मार्केट सोचना स्टार्ट करता है। तो अभी सब लोग रेलवे में पोजीशन बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, ये एकदम सही है और सही स्ट्रेटेजी भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक डिप मिलना चाहिए, और वो डिप मिलने के बाद आज के जो प्राइजेस है यहाँ से 5-7% अपवर्ड मूवमेंट मिलना चाहिए। यानी पहले बाजार शिकार ने वो शेर ने शिकार करने के पहले 4 कदम पीछे आता है, फिर भागता है। तो आरवीएनएल अभी चल रहा है 305 रुपए के आसपास। मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी आने वाले समय पे एक बार 285 और 265 के भाव मिलेंगे। इन दोनों भाव पे लॉन्ग करना चाहिए, और वो टाइम पर 320 रुपए के आसपास के टारगेट के हिसाब से एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए। तो जो लोग भी पेशेंस रखेंगे उनको अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 285-265 रुपए के आसपास अपने एवरेज लीजिए स्टॉक को, और 325 के आसपास खत्म कर दीजिए। यानी मैं इसलिए कहा था कि आज जो भाव चल रहे हैं यहीं तक के बाउंस बैक नीचे गिरने के बाद देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर लेंगे तो आपको हो सकता है एट कॉस्ट एग्जिट करने मिले, या फिर आपको लगे कि मैं लेता हूँ और स्टॉक गिर जाता है। और यूजुअली ये माइंडसेट और स्टेटमेंट बहुत लोगों की तरफ से आते हैं। हम्म। सर जरा ये दो काउंटर हैं जैसे आरवीएनएल आईआरएफसी, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेरीज हैं हमारे पास। आप आरवीएनएल पे जरा टिप्पणी कर दीजिए, और मोदी जी जरा आईआरएफसी के लेवल्स बता दीजिए क्या करना चाहिए, तो एक बार थोड़ा सा लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। पहले अमित सर आप कंटिन्यू कर लीजिए। आईआरएफसी भी सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये 100 रुपए के आसपास एक बार मिलना चाहिए। 100 रुपए के आसपास मिले तो वहां पर लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। वहां से फिर पोटेंशियल टारगेट आप लोगों को एक पोजिशनल कॉल बनेगा 117 रुपए का। तो 101 102 के आसपास लीजिए 115 रुपए के टारगेट के लिए। ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर खराब होगा अगर कभी क्लोजिंग इसकी 96 रुपीज के नीचे आ जाती है। तो 101 102 रुपए के आसपास एक 96 रुपीज के स्टॉप लॉस से 115 117 के टारगेट के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं। सर आपकी टिप्पणी। देखिए आईआरएफसी पे अगर हम बात करते हैं तो आईआरएफसी को आप अगर डेली चार्ट पर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा, बट आप इसका वीकली चार्ट्स देखिए। वीकली चार्ट्स पर स्टॉक ने मैक्सिमम हर्डल, मैक्सिमम सपोर्ट 107 रुपए के आसपास निकल कर आ रहा है, और रिसेंटली वो लो लगे थे और वहां से कुछ तेजी देखने को मिल रही है। तो डबल बॉटम पैटर्न चार्ट्स पर कंप्लीट हुआ है, हमें लगता है यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार आप रिस्क ले सकते हैं। देखिए विपुल जी, मार्केट में अगर हम थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे तो हमें लगता नहीं है कोई बढ़िया रिटर्न वहां से फिर देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा हमें रिस्क लेने की जरूरत है। यहाँ पर मैं बिल्कुल आईआरएफसी में खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा 107 रुपए के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अभी 111 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, 4 रुपए नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाइए। बाउंस बैक में 122 पहला टारगेट बनेगा, दूसरा टारगेट 127 का रहेगा। यहाँ पे आईआरएफसी खरीदारी करके चलने की सलाह है 107 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक, चलिए आप जरा पावर से दो कंपनियां उठा लेते हैं जिस पे सबसे ज़्यादा सवाल रहते हैं। एक तो सर इरेडा पकड़ लीजिए अमित सर। एनएचपीसी आप देखिए सर, कभी ये ऊपर आएगा कि नहीं? रिपोर्ट्स तो बहुत पढ़ ली हमने, साल भर में इतनी रिपोर्ट्स आ गई, शेयर पे कोई असर नहीं पड़ता। पहले इरेडा आप कर लेते हैं अमित जी से डिस्कस। सर इरेडा भी अभी करेक्टिव फेज में दिख रहा है, और मुझे ऐसा लगता है ये करेक्शन अगर 129 रुपये नहीं कटता है तो हो सकता है ये फॉल वहां पर रुकता हुआ नजर आए। 129 अभी 132 रुपये 74 50 पैसे के आसपास चल रहा है। 129 और 130.50 के आसपास लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। 128 रुपये 50 पैसे का 1.5-2 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। वहां पर रुक जाता है तो ये वापस बाउंस में 130 रुपए तक देखने को मिल सकता है। 135 रुपए तक देखने को मिल सकता है। अगर 129 रुपए कट जाता है तो पेन और बढ़ सकते हैं, और विपुल जी ये हो सकता है कि 113 रुपए तक फॉल कंटिन्यू रखे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। हाँ चलिए, आप जो है एनएचपीसी पे आपका व्यू क्या है सर? यहाँ पर भी अभी सुस्ती बरकरार रहेगी? ये मेरे लिए क्वेश्चन है? ये आपके लिए सर, 1 बाय 1 चल रहा है सर, कोई मतलब। ओके ओके। जी देखिए एनएचपीसी के चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव नेगेटिव साउंड कर रहे हैं, और स्टॉक में रिसेंटली 88 और 90 का हाई बनाया, और उसके बाद लगातार ये काउंटर लोअर हाइज लोअर लोज में ट्रेड हो रहा है। सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट चुके हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो 22 नेगेटिव साउंड कर रहा है, स्टॉक में और करेक्शन आ सकती है। 69 रुपीज तक की डाउन साइड ये काउंटर दिखा सकता है, तो यहाँ पर अवॉइड करके चलने की सलाह देंगे। जिसके पास पोजीशन है एग्जिट करने की सलाह है।
चलिए ठीक है। अब जो है एक दो कंपनियां ऐसी जो कि एक तो हमने बातचीत कर ली थी जो है पीएनबी को लेकर के। अमित जी जरा देखिए धीरे धीरे करके पीएसयू बैंकों में कहीं कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पीएनबी में कोई मौका है क्योंकि बाकियों के मुकाबले थोड़ा कम चला है, या फिर जो तेज़ी वाले शेयर हैं कैनरा बैंक जैसे उनमें ही फोकस करना चाहिए। एसबीआई से आप पे बातचीत हुई जी सर? जी सर, पीएनबी बैंक 130 रुपए में एक तगड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। कभी सर 128 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो हो सकता है हमें ये एक्सपांशन मोड पे जाता हुए दिखे चार्ट पैटर्न में, लेकिन अभी तो बाजार एकदम स्ट्रिक्ट रेंज बाउंड लग रहे हैं। यानी अपर साइड में 128 रुपए और लोअर साइड में 115 रुपए, इसी रेंज पर घूमता हुआ नजर आना चाहिए अगले 6 से 8 महीने। तो अगर 128 के आसपास जाए तो आप प्रॉफिट ले लीजिए। नीचे लोअर लेवल में आप लोगों को 113 111 के आसपास मिलता है तो वहां पर फ्रेश एंट्री लॉन्ग करिए। यानी कहने का सार ये है कि 127 रुपए और 110 रुपए के बीच में ही इसकी वोलेटिलिटी इंडेक्स रहने की उम्मीद है। चलिए ठीक है, ये बात जो है वो निकल के आई है पीएनबी को लेकर के। पीएनबी के बाद सर जरा आप बताइए कैनरा बैंक में को लेकर के आपका व्यू क्या है? तब तक हिंदुस्तान कॉपर पे आप व्यू निकाल करके रखिएगा सर अमित सर, क्योंकि अभी सेगमेंट को समाप्त कर रहे हैं, हर्ष आ चुके हैं। देखिए कैनरा बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और एक हर्डल है 152 का, 152 का हर्डल जैसे ही निकालेगा ये काउंटर 160 रुपए तक की तेजी दिखाएगा। ये स्टॉक ओवरऑल लगातार 22 पॉजिटिव ही इस काउंटर का बना हुआ है। हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। हेल्दी करेक्शन के बाद बाइंग देखने को मिल रही है, तो 152 के ऊपर अग्रेसिव बाय 160 162 के टारगेट्स के लिए। यहाँ पर भी अगर किसी के पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 143 का। 143, चलिए ठीक है। सर आपकी टिप्पणी अमित सर? सर हिंदुस्तान जिंक 386 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है वहां पर, और इसी का टॉप एग्जैक्ट इसने अपर बुलिंगर बैंड को टेस्ट करके वापस से गिरता हुआ 371 रुपए तक गिरता हुआ नजर आया है। मुझे ऐसा लगता है ये गिरावट ये हिंदुस्तान कॉपर बता रहे हैं ना सर आप? ये हिंदुस्तान कॉपर सर, हाँ सॉरी वही हिंदुस्तान ड्रेसिंग कॉपर। जी जी ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो सर अभी एग्जैक्ट इसने 386 के आसपास का टॉप लगाकर वापस करेक्टिव फेज में आया, 371 के आसपास आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है 355 360 की रेंज पर आपको मिले तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन बहुत बड़े टारगेट नहीं, अनलेस ये 390 के ऊपर क्लोज हो। 390 के बाद ये एक्सपांशन मोड पे जाएगा, तब हो सकता है 425 450 रुपए की रेट देखने को मिले। कंडीशन 390 के ऊपर निकले, रुके टिके, इसके ऊपर क्लोज हो। वरना बाजार 350 360 रुपए के आसपास अगर गिरता हुआ नजर आता है तो वहां पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से 20-30 रुपए के अपसाइड और लोअर साइड मोमेंटम के लिए इसमें ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा काउंटर है, इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है और इसी के साथ इस सेगमेंट को भी हम यहाँ पर करेंगे समाप्त।